वेलकम टू अंश क्लासेस। ठीक है, अंश क्लासेस के अंदर आज हम किसके लिए तैयारी करा रहे हैं? MES JEE डिप्लोमा है ना आपका, कंप्लीट कोर्स कराया जाता है हमारे पास। कंप्लीट कोर्स आज का टॉपिक हम करेंगे गैस लॉज। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? गैस लॉज। ठीक है, तो गैस लॉज में हम क्या करेंगे कि गैस लॉज, इसके अलावा ऐप के बारे में बता दूं। देखो, हमारी ऐप है अंश क्लासेस, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको। लोगो वगैरह आपको दिख ही रहा होगा चैनल पे भी। तो हमारी ऐप के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। ठीक है, आपको ना तो कोई बुक लेनी है, कोई बुक नहीं लेनी। ठीक है, कोई बुक नहीं लेनी। और 2012 से लेके आज तक 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे के पेपर कराए जाएंगे, आप ये समझ लो। ठीक है, 2012 से हम डिप्लोमा की क्लास ले रहे हैं और 2012 से 25 तक जितने भी पेपर हैं सब कराए जाएंगे। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लास हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है और ऑफलाइन क्लास हमारी जो है दिल्ली में होती है। ठीक है, बाकी जिसको डिटेल चाहिए होगी वो कॉल कर सकता है। तो गैस लॉस के बारे में आज करना शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है गैस लॉस। देखो, गैस लॉज में आप एक चीज़ समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझो कि हमारे पास जो गैस होती है ना, इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। गैस की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्वांटिटी। क्वांटिटी को नंबर ऑफ मोल्स भी कह देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या फिर सिर्फ n। ठीक है, हमारे पास जो गैस होती है, गैस के पास 4 चीज़ें होती हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्वांटिटी। इन्हीं चारों चीज़ों में आपस में बदलाव होता रहता है। ठीक है, अगर देखो क्या होता है, जैसे एक गैस है, ये मेरी एक गैस है, इसमें इसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कोई टेम्परेचर है। अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूं किसी और जगह, सेकंड जगह, तो गैस तो वही है ना। तो इसमें होता है क्या, हो सकता है इसका प्रेशर चेंज हो जाए, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाए और टेम्परेचर भी चेंज हो जाए। तो ये आपस में तीनों चीज़ें अदला बदली करती रहती हैं। ठीक है, चेंज होता रहता है। ये गैस जो होती है वो अपने अकॉर्डिंगली खुद को सेट कर लेती है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एक चीज़ को बदल देने से दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है गैस का। गैस की अगर हम सपोज करो, मैं किसी गैस का प्रेशर कम कर दूं या ज़्यादा कर दूं, तो उसका टेम्परेचर का क्या होगा? वो गर्म होगी या ठंडी होगी? या उसकी वॉल्यूम का क्या होगा? वो कम वॉल्यूम में आ जाएगी या ज़्यादा वॉल्यूम में चली जाएगी? तो हमें यही पढ़ना होता है गैस लॉज में। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो फिर मैं सबको बताता हूँ कि सपोज करो आपको रेस लगानी है। ठीक है, आपको रेस, या आपको क्या करना है, 2 अच्छे बच्चे हैं जिनका आपको कैलिबर चेक करना है। सपोज ऐसे करते हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं 2 बच्चे। दोनों बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, है ना, दोनों बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब हुआ क्या, स्कूल के बाद मानो IIT का पेपर देना है या एम्स का पेपर देना है, मेडिकल की तैयारी करनी है, तो एक बच्चे को तो इंस्टीट्यूट में कोचिंग मिल रही है क्योंकि उसके फादर मतलब रिच बंदा है, वो उसके फादर वगैरह अफोर्ड कर पा रहे हैं। एक बच्चा है जो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर हुआ क्या कि वो बच्चा, मानो जिसने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किया, वो नहीं कर पाया क्योंकि उसको पता नहीं था कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी थी। तो क्या इससे ये डिसाइड हो गया कि भाई कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास भाई, एक बच्चे के पास रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए वो नहीं हो पाया, है ना। तो यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी भी अच्छा, स्कूल लेवल तक, जब तक वो स्कूल में थे तब तक भी हालांकि 19-20 ज़रूर रहा होगा, लेकिन स्कूल लेवल तक आप ये समझ सकते हो, हालांकि उसके पास फिर भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी, लेकिन स्कूल लेवल तक फिर भी चल जाता है। लेकिन जब बाहर आपको एक्चुअल में कंपटीशन में फाइट करना होता है ना, तो एक्चुअल में कोचिंग की ज़रूरत होती है इस तरह के एग्ज़ाम्स में। तो वहाँ जाके ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
तो क्या वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं। यानी कहने का मकसद ये है, जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आपको बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर देना होता है। कि अगर आप दो बच्चों का कैलिबर तभी पता कर सकते हो जब आप उनको सेम कंडीशन में पढ़ाओ, सेम रिसोर्सेज दो, सेम स्कूल में पढ़ाओ। समझ रहे हो बात को? दो को अगर एग्जैक्टली कंपेयर करना है तो सेम सारी चीज़ें सेम रखो उनको, तब आपको पता चलता है कि कौन ज़्यादा होशियार है या कौन ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे ही कभी भी आपको दो चीज़ों को जब आपको कंपेयर करना है तो आपको यही देखना है कि दोनों चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप कंपेयर करो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो बाकी चीज़ें इफेक्ट ना डाले उसके ऊपर। ठीक है, तो हम यही करेंगे। तो हमारे पास जो चार चीज़ें हैं गैस में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, हम इनमें से जब भी गैस लॉ पढ़ेंगे तो किसी दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और दो चीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो बाकी दोनों को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, ताकि वो पैर ना अड़ाए बीच में। ठीक है, ताकि उससे हमारे रिजल्ट के एनालिसिस में कोई फर्क ना पड़े। अब जैसे करते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, पहले लॉ करते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ देखते हैं। हमें 4-5 लॉ हैं हमारे इसमें टॉपिक में, और ये काफ़ी आसान टॉपिक है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, सबको, मुझे ऐसा जैसे पर्सनली मैंने फील किया कि जब हमारी क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है अरे सर कैसे होगा कैसे होगा, और जब हो जाती है ना क्लास उसके बाद उन्हें लगता है यार कि सर ये तो कुछ नहीं था, आपको भी अभी पता लग जाएगी बात। जैसे कि बॉयल्स लॉ है, देखो तो मैंने आपको बोला कि हम कोई भी लॉ करेंगे, हमारे पास चार चीज़ें हैं। तो हमारे पास है पी, वी, एन और टी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट करेंगे। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होगा, लॉ में कोई दो चीज़ें कांस्टेंट होगी और दो को कंपेयर करेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि कौन से लॉ में किसको कंपेयर करना है और किसको कांस्टेंट रखना है। तो बॉयल्स में हम क्या करेंगे, पी और वी के बारे में पढ़ते हैं और एन और टी को कर देते हैं कांस्टेंट। तो जब हमारा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम ये देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या रिलेशन है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की वॉल्यूम को बढ़ा दोगे या प्रेशर को बढ़ा दोगे किसी चीज़ पे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। किसी को दबाओगे तो वो सिकुड़ जाएगा ना। अगर मैं गैस पे दबाव ज़्यादा कर दूं, गैस पे अगर मैं दबाव ज़्यादा कर दूं तो क्या होगा, गैस सिकुड़ जाएगी, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, और प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज। लेकिन ये तभी होता है जब आप नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। ये बात भी ध्यान रखने वाली है। ठीक है, हो गया बॉयल्स लॉ खत्म। अभी तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली समझाया। अब हो सकता है कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, हमारे पास याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं सभी को ये बोलता हूँ, देखो सबसे परफेक्ट तो यही है कि आप एक्चुअल में डायरेक्ट मतलब असली जो लॉ है पूरा लॉ याद रखें। लेकिन अगर आप याद ही नहीं रख पा रहे तो उस केस में आप ये भी लिख के आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझने वाले को समझ में आती है बातें कि भाई आपको लिखना क्या है। बॉयल्स लॉ जब आएगा ये हटा दो कि एन और टी को कांस्टेंट करने से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी। हो गया बॉयल्स लॉ खत्म। अच्छा, जब स्टेटमेंट लिखनी होगी तो देखो ये याद रखना है आपको। अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो आप क्या याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट है एग्जैक्टली दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात वही है जो हमने बताई, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया इसने, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और ये फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हो गया। और अगर इन दोनों लाइनों को भूल जाओ एक बार के लिए जो मैंने रेड करा तो पढ़ लो, एट द प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, मतलब वही हो गया। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत मुश्किल वे में नहीं लेना है। एग्ज़ाम में पढ़ते हुए देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअल में इंसान का नेचर है जब उसे मेहनत करनी पड़ती है ना तो वो दूसरे दिमाग का ऐसे ही चलता है इंसान का। जब हमें मेहनत करनी पड़ती है ना तो दिमाग ना आपको कहीं और ले जाएगा, आसान रास्ते पे ले जाएगा। अबे छोड़ यार, नहीं होगा, क्यों टाइम ख़राब कर रहा है। आपको इन्हीं सब चीज़ों से बचना, और जो इन सब चीज़ों से बचते हैं वो पेपर क्लियर कर देते हैं। बात थोड़े दिन की बात होती है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी पहली, और एक चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है सर ये कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। ठीक है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। और थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन देखो, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी थी, सभी को मैं बताता हूँ कि
कोई भी बड़ी पोस्ट पे जो बैठा है ना, वो सिर्फ इसलिए बैठा है क्योंकि उसने कोई और पेपर क्लियर किया था और आपने कोई और पेपर क्लियर किया था। आपको अगर ऊपर पोस्ट पे जाना है तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता, पेपर क्लियर करना होता, तो पेपर क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है। चार्ल्स लॉ, अगला आता है चार्ल्स लॉ। अब मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई सारे पेपर ही क्लियर कर देगा, सबसे टॉप पे चला जाएगा, लेकिन जहां तक आपसे क्लियर हो पा रहा है वहां तक तो करो। ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को तो देखो याद करने के लिए भी मैंने आपको तरीका बता देते हैं। चार्ल्स लॉ, चार्ली चैपलिन एक बहुत फेमस हमारा टीवी वाला वो है ना, चार्ली चैपलिन कॉमेडियन है कोई, तो वो टीवी पे आता है। तो ऐसे मेरे को याद है कि चार्ली चैपलिन के अंदर हम क्या करेंगे, टी और वी के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे, और एन बचा क्या, एन और पी को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। लो हो गया लॉ। ऐसे जो बॉयल्स लॉ था वो क्या याद रखना है, बॉयल एक वीआईपी बंदा है भाई, बॉयल क्या वीआईपी बंदा है, तो वी और पी में रिलेशनशिप होगा और एन और टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे बना के रखना पड़ता है कि ताकि याद रहे चीज़ें, है ना। और वो आप अपने लेवल पे बनाना चाहते हो अपने लेवल पे बना लो, हमने बना बनाया सुनाते हैं तो देख लो होता है क्या, बना बनाया सुना हुआ मिल जाए तो वो ज़्यादा याद रहता है। खुद से बनाया हुआ फिर भी बंदा भूल जाता है, सुना हुआ याद रहता है, मैंने पर्सनली नोट किया है। तो चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, एन और पी कांस्टेंट, टेम्परेचर। अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखो, अब ये इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है, इसके लिए भी ना आप एक लॉजिक लगाओ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप खुद से सोचो कि यार टी और वी में क्या, अगर मैं किसी चीज़ को गर्म करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, गर्म करने से चीज़ फैलती है कि सिकुड़ती है, फैलती है। यानी टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन कब होता है, जब एक चीज़ को बढ़ाओ और दूसरी भी बढ़ जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओ और दूसरी चीज़ कम हो जाए तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इसमें, तो ये मेरा दूसरा लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ। ठीक है। अब अगर एग्जैक्टली देखना है कि क्या, ये तो हुआ अगर आपको नहीं लिखने वाली चीज़ें नहीं आ रही तो आप ये करके आ जाओगे तो भी बहुत है, और अगर आपको लिखना है तो पूरी स्टेटमेंट ये रही भाई, ये लो। It states that pressure remaining constant, the volume of fixed mass of gas is directly proportional to its temperature. Volume, गलत तो नहीं कर दिया, हाँ ये बोल रहा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और बाकी दोनों चीज़ों को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। ठीक है। तो अभी थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, तो अपने पेपर में थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। आपके पेपर में क्या क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है, पुराने पेपर क्या है, सब कुछ हमारे पास। आपको मतलब 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, 1 विंडो फॉर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर नीड्स। बाकी एक चीज़ और है, जो लोग देखो यूट्यूब पे डायरेक्ट यूट्यूब वगैरह पे हम आते ही नहीं थे, अभी थोड़े दिन से शुरू किया है ना। तो जिन लोगों को, जो लोग यूट्यूब पे डायरेक्ट देखेंगे उनको डाउट भी होगा कि यार पता नहीं कैसा पढ़ाता है बंदा, क्या है, सभी को होता है, हमें भी होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कॉल करो नंबर पे, है ना। मैं आपको हमारे स्टूडेंट्स के नंबर दूंगा जो हमसे पढ़ के जा चुके हैं ऑलरेडी, और आप उनमें से किसी को भी कॉल करके पूछ लेना हमारे बारे में, वो भी बताएंगे, है ना। हम ज़्यादा बोलेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलो नेक्स्ट लॉ इज़ गे ल्यूसेक लॉ। तो गे ल्यूसेक लॉ के लिए बता दूं भाई, ये याद रख करने के लिए हमने भी पीटी, ऐसी मजाक मजाक में बच्चे नहीं मजाक करते हैं स्कूल में कि पीटीआई सर गे हैं, तो गे ल्यूसेक लॉ मतलब पीटी से रिलेटेड है। गे ल्यूसेक लॉ किससे रिलेटेड है, पीटी, पीटीआई सर को पीटी बोलते हैं ना जनरली। तो गे ल्यूसेक लॉ किसके बीच का रिलेशन है, पीटी का, प्रेशर और टेम्परेचर का। तो बाकी दो चीज़ें क्या बची, वी और एन क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किसको कांस्टेंट करें और किसके बीच का रिलेशन है, फिर इन दोनों का रिलेशन कैसे होगा। अब आप एक बात बताओ, प्रेशर और टेम्परेचर, अगर मैं किसी चीज़ को गर्म करूँगा तो वो फैलेगी, और फैलेगी तो भागेगी, और भागेगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा दीवारों पे। तो टेम्परेचर और प्रेशर में भी क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गे ल्यूसेक लॉ हो गया। ठीक है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और V और N क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा गे ल्यूसेक लॉ हो गया, यही बोलता है। अगर आपको अब इसको एग्जैक्टली डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन दिखा देते हैं आपको, क्या है डेफिनेशन भाई।
definition area, it states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with its temperature. अब होगा क्या, कईयों को ना ये पढ़ने से ऐसा लगेगा भाई क्या हो गया, सर के ऊपर से चला गया, लेकिन अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि समझ में आई हुई चीज़ इंसान भूलता नहीं है ना। चलो नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ, देखो एवोगैड्रो नंबर हमने पढ़ा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, तो सभी को पता होगा। एवोगैड्रो नंबर जो होता है पेपर में भी आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन हमारे, है ना। एवोगैड्रो नंबर बताओ, और नंबर तो सबको पता होता है, इसकी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे यूनिट कई तक बदल बदल के लगा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है, वो यूनिट मोल इनवर्स होती है, इसके पीछे क्या लिखा होता है, मोल इनवर्स होना चाहिए इसके पीछे। तो यही होता है, ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान नहीं रहती, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो, होता क्या है ना, एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते कि पेपर में क्या क्या आया था, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है, इतनी सारी चीज़ें याद, लेकिन जब हमारा टॉपिक चल रहा होता है तो टॉपिक के साथ साथ सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं, है ना। अब जैसे ये सब हम पढ़ा रहे हैं, सब पुराने पेपर का ही कंटेंट है सारा, हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे। हमारी कंटेंट की सबसे इंपॉर्टेंट या ख़ास बात हमें क्या ध्यान देनी होती है कि हम कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ना कराएं, कुछ भी आपको कम ना कराएं। कम इसलिए नहीं कराना क्योंकि पेपर कैसे होगा, और एक्स्ट्रा इसलिए नहीं कराना क्योंकि एक तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो पेपर में ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा इसलिए नहीं कराना क्योंकि हमें भी पता है ना तो आपके पास टाइम है, ना इतने लंबे टाइम तक फोकस रहना भी बहुत मुश्किल होता है एक एज के बाद फैमिली के साथ, है ना। तो क्योंकि मैंने भी, मतलब मेरे को भी शायद मेरी शादी के बाद मैंने कई पोस्ट चेंज करी हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि कंटेंट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट, वो सब हम ही ध्यान रखते हैं खैर, कि कंटेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा काम हम ना करें ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो, असली काम हमारा यही है, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, फिक्स है, तो इसका तो v और n का रिलेशनशिप होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और यहाँ पे p और t कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसमें यही होता है ना कि 1 मोलर गैस के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोलर गैस, तो ये इसी से निकल के आया है, एवोगैड्रो नंबर भी यहीं से निकल के आया है, ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है न्यूमेरिकल में, हमारे जो न्यूमेरिकल में जो पिछले यूज़ थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, और गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ लास्ट ही है ये वैसे, इसके बाद वो होगा आइडियल गैस इक्वेशन होगी। आइडियल गैस इक्वेशन तो हालांकि काम तो आएगी, लेकिन लॉ से लगते 4 ही लॉ हैं, तो इन चारों लॉ में से जो एवोगैड्रो लॉ है उसका तो कम यूज़ होता है न्यूमेरिकल वे में, बाकी तीनों न्यूमेरिकल में भी यूज़ होते हैं, और आगे आइडियल गैस इक्वेशन में और आगे भी न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, तो न्यूमेरिकल का भी किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थ्योरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए जो कुछ भी चाहिए आपको सब कुछ ऐप में मिलता है हमारी, ठीक है, आप ज्वाइन करो। अच्छा एक चीज़ और, 7 डेज़ मनी बैक गारंटी। अगर आपको ज्वाइन करके ऐसा लगे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं तो गलत फंस गया, फंसने वाली बात नहीं है हमारे यहाँ कोई भी, 7 दिन तक अगर आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कोर्स गलत ज्वाइन कर लिया, मुझे नहीं करना था, अपना रिफ़ंड ले सकते हो आप, कॉल करो, आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन तैयार रखें, प्रिपरेशन के लिए देखो, प्रिपरेशन की टाइमिंग भी बता दूं, बहुत सारे लोगों की कॉल आती है कि अब मैं कर पाऊँगा या नहीं, तो मैं सभी को बता दूं, देखो सर हमारी जब ऑफलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास के अंदर हम जो है एक महीने में कंप्लीट कोर्स करा देते हैं दिल्ली में, ठीक है। अब देखो एक महीने में कंप्लीट कोर्स जब होता है ना, तो आप ये समझो हमारी 6 से 7 घंटे डेली क्लास मैं लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद सभी लोग रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये लोग छुट्टी पे होते हैं तो एक महीने में हो जाता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कि आप कितने टाइम में कर सकते हो। और ये बात समझना, ये मत समझना कि मैं होशियार बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि भाई उन्हें तो आता होगा, मुझे तो आता नहीं है, ये उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो 6 से 7 घंटे मैं क्लास लेता हूँ, उसके बाद बाकी टाइम वो रिपीट करते हैं, तो एक महीने में हम सिलेबस को ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए
इसीलिए हालांकि सिलेबस अब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम बढ़ रहा है, क्योंकि टॉपिक्स नए आते जा रहे हैं। होता है कि हम पुराने टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, नए भी हमको कवर करने होते हैं। तो ये 1 महीने से आप ये समझ लो कल लगभग लगभग 35 दिन समझ लो, 35 डेज। ठीक है, तो अब आप इसको खुद से कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ये वो लोग देखें जो लोग सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन है, क्यों ऑफलाइन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबको छुट्टी नहीं मिल पाती। और जो लोग ऑफलाइन आएंगे उनकी तो खैर है ही नहीं, वो तो अपना ज्वाइन करो, जितना कर पा रहे हो करो और फिर ऑफलाइन आ जाओ। ठीक है, तो आज जिस काम को अब इससे कितने दिन ले लोगे, 3 गुना ज़्यादा दिन ले लोगे, है ना। तो 3 पंजे 15, 3 दिन 105 दिन, 100 दिन मान लो। तो 100 दिन में आप इस कोर्स को ख़त्म बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। बोल रहा हूँ मैं खुद से भी, है तो मैंने सबसे सबसे ज़्यादा दिन बताए, सबसे ज़्यादा दिन, है ना। आप इसको 50 दिन, नॉर्मल बच्चा अगर है कोई तो 50 दिन भी बहुत है, और अगर ऑफलाइन आ रहे हो तो सर 35 दिन में ही करा देते हैं। ये तो सबकी अब इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है कि कौन कितने दिन में कर पा रहा है। बाकी ये है कि कंटेंट में, डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है, और आपको सही डायरेक्शन में जाना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, और सिर्फ वही करना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए इधर उधर गलत डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, तैयारी करते रहें।